अच्छा गाइस, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट वीक होगा और इस वीक हम स्पीकिंग मॉड्यूल को देखेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे मॉड्यूल्स कवर कर लिए हैं जितने भी हो सके। तो स्पीकिंग मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें इटसेल्फ हमें 7 बैंड रिक्वायर्ड होता है यूजुअली। तो इस पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों के साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर करता हूँ इसके, जो हेल्पफुल रहेंगे। ओके गाइस, सो स्पीकिंग मॉड्यूल ये फेस टू फेस एक इंटरव्यू टाइप मॉड्यूल है जो ओवरऑल आई थिंक सो 14 to 15 मिनट्स का होता है बस। और इस ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं इस मॉड्यूल के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ रिसोर्सेज निकाल के रखे थे, उनको एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी। अच्छा, IELTS speaking is a face-to-face informal discussion with an IELTS examiner, and it's the same for both academic and general training. The test is divided into 3 parts and is designed to test your pronunciation, fluency, grammar and vocabulary. तो ये 4 चीज़ें हैं जिस पर आपका हमारा जो बैंड स्कोर है ना वो डिसाइड होता है। अच्छा, पार्ट 1 देखते हैं किससे रिलेटेड हो सकता है। द एग्जामिनर विल आस्क यू फेमिलियर एवरीडे क्वेश्चंस अबाउट योर लाइफ। ये आपके आई थिंक सो डेली बेसिस की जो जिंदगी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, एंड दिस विल लास्ट अराउंड 4 to 5 मिनट्स। ओके, एंड देन पार्ट 2 इज समथिंग कॉल्ड द लॉन्ग टर्म। इसमें हमें एक क्यू कार्ड दिया जाता है और उसमें कुछ क्वेश्चंस, उसमें कुछ एक क्वेश्चन लिखा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल की तौर पे ये देख लेते हैं, जिसमें हमने क्यू कार्ड पे जो हमने एटलीस्ट आई थिंक 4 to 5 मिनट्स, नहीं आई थिंक सो 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स बोलना होता है। और उसमें हमारे अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना है। फ्लुएंसी उसमें हमारी जज की जाती है, और ग्रामर्स एंड वोकेबलरी ऑफ कोर्स। क्यू कार्ड कुछ इस तरह का हो सकता है जिस तरह ये क्वेश्चन का लिखा आ सकता है कि टॉक अबाउट अ टाइम यू रिसीव्ड गुड न्यूज़। और उसमें कुछ हमें टिप्स बता दी जाती हैं कि ये 4 चीज़ों को, क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस को आंसर लाज़मी करें उस अपने पूरे आंसर में। उसमें क्या हो सकता है, जब व्हेन इट हैपेंड कि जो-सी भी ये न्यूज़ थी आपको कब मिली, हाउ यू गॉट द न्यूज़, किस तरह आपको न्यूज़ मिली, किसके थ्रू मिली, व्हाट द न्यूज़ वाज़ अबाउट, न्यूज़ क्या थी एक्चुअली में, एंड एक्सप्लेन व्हाई द न्यूज़ वाज़ स्पेशल फॉर यू। तो ये 4 चीज़ें कंसीडर करनी है। इसी तरह के ही क्यू कार्ड होते हैं, कोई डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है और यहाँ पे बता देंगे कि यू शुड से सम दीज़ थिंग्स इनसाइड। जिस तरह एक और क्यू कार्ड है ये, डिस्क्राइब एन आउटडोर एक्टिविटी यू टुक पार्ट इन, and then you should say what activity it was, where you did it, when you did it, and explain whether you liked it or not. फिर कुछ इस तरह का भी हो सकता है, talk about a situation when you had to wait, and what we should say, what you waited for, why you had to wait, what you did while waiting, and explain how you felt after waiting. तो इस तरह के क्यू कार्ड में क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन लास्ट में आता है पार्ट 3। पार्ट 3 आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करता है रिलेटेड टू पार्ट 2। इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू रियली डेवलप योर आंसर्स एंड डिस्कस द इश्यूज brought up by the examiner. The topic will be linked to the topic you discussed in part 2, which will last 4 to 5 minutes. तो ये पार्ट 3 अगेन वही जो मैंने अभी जिस तरह बताया कि ये पार्ट 3 जो होता है पार्ट 2 के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करता है आपसे एग्जामिनर। और वो शायद कुछ टफ क्वेश्चंस भी होते हैं।
और ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन होंगे जो 4 to 5 मिनट्स तक लास्ट रहेगा ये पार्ट 3 आपका मैक्सिमम। और ये ओवरऑल पार्ट जो स्पीकिंग मॉड्यूल्स है ना उसके ये 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है हमें पार्ट 1 के कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर हम ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेना, प्रिपेयर मीन्स के रट्टा नहीं लगाना। प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आप अगर इस पे डेली बेसिस पे 1-2 मिनट बोल लें हर टॉपिक पे या चंद एक टॉपिक्स पे, तो by the time of like when you reach near about your test date, so you will be able to speak fluently in such topics. And even you don't have to even practice for part 2 and part 3 when you are comfortable in speaking such topics, like these are around 15 to 20 topics, I think so. So if you are comfortable of speaking something on such topics, I think so you will be able to speak on part 2 and part 3 in a proper manner as well. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारे लिखे हैं वर्क स्टडी होम टाउन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं और यहाँ पे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जरूरी नहीं है एग्जामिनर सेम ही क्वेश्चंस पूछे, लेकिन वो इसी से रिलेटेड पूछ सकता है क्योंकि ये सारे आपके डेली बेसिस के आपके रूटीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्क से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है। तो अगर आप ये सारों का आंसर अपने आप को दे देते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपसे वर्क से रिलेटेड जो भी कुछ पूछ ले तो आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। इसी तरह स्टडी है, होम टाउन है, होम है, आर्ट, बाइसिकल्स, बर्थडे, चाइल्डहुड, क्लोथ्स, तो ये काफी है और हर एक का अपने अपने क्वेश्चंस हैं। जिस तरह यू गुड एट आर्ट, डिड यू लर्न एट आर्ट एट स्कूल व्हेन यू वर अ चाइल्ड। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर हम तैयार कर लें तो हमारा पार्ट 2 में भी अगर लक हो सकती है कि अगर कोई इसी से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जब आप इन सारे क्वेश्चंस को रेडी करेंगे तो आप आप जाहिर सी बात है सिर्फ आंसर ही नहीं बोलेंगे, आप उनको रिकॉर्ड करके खुद भी एक दफा सुनेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अपनी जज करेंगे और अपनी स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड वोकेबुलरी को भी इम्प्रूव करेंगे। मीन्स कि अगर मैं आर्ट का कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, आर यू गुड एट आर्ट, तो इसमें जितना भी पूरी जो जितनी भी डिस्कशन है उसमें जो सी भी वोकेबुलरी यूज होनी चाहिए वो भी मैं एक उसको सीखूंगा। जरूरी नहीं है कि जो मैं आंसर बोलूँ वो 100% एक्यूरेट हो, और तो अपने आंसर को एक्यूरेट करने के लिए मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अपनी जज करके उसको दोबारा बोलूंगा। तो प्रैक्टिस इस तरह नहीं करनी कि जिस तरह बस बोल दिया ठीक है। आपने एक दफा बोलें, उसको रिकॉर्ड करके खुद सुने और खुद से जज करें कि आपने आपकी मिस्टेक्स क्या क्या हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है, किस तरह के ग्रामर, जो भी 4 चीजें हैं जिस पे हमारे यहाँ बैंड जज होगा, तो वो 4 चीजें आपकी सही हैं या नहीं। तो ये कुछ इस तरह क्वेश्चंस हैं, ये मैं शेयर भी कर दूंगा स्लैक चैनल पे, ताकि ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर भी कर सकें। फिर कुछ मैंने वीडियोस निकाल रखी हैं बैंड 9 से रिलेटेड किस तरह का टेस्ट होता है, तो हम एक लाइव टेस्ट देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ये एक टॉपिक मैं देख रहा था, ये कुछ स्ट्रेटजीज बता रहे थे कि आपने आंसर जो करना है किस तरह का आंसर होना चाहिए। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, 2 स्ट्रेटजीज हैं, ओपन बी ओपन प्लस ऑनेस्ट, और दूसरी स्ट्रेटजी है मेकअप अ स्टोरी। तो इन दोनों स्ट्रेटजीज को एक दफा ये वीडियो में प्ले करता हूँ तो ये देख लेते हैं कि किस तरह की है। उससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? सर ये जो क्यू कोड्स हैं ये पार्ट 2 में यूज होंगे? हाँ जी, ये क्यू कार्ड सिर्फ पार्ट 2 में आते हैं। ये आपको क्यू कार्ड आपको मिलता है बकायदा, फिजिकली आपको प्रोवाइड करते हैं, उस पर क्वेश्चन लिखा होता है और उसमें बाकी 4 टिप्स लिखी होती हैं कि आपने ये चीज़ें बतानी है लाजमी। और आपको बकायदा 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, 1 से 2 मिनट का, कि आप कुछ, और साथ पेन भी दिया जाता है आपको अगर आपने कुछ आइडियाज नोट डाउन करने हैं और कुछ जो भी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बकायदा 1 मिनट दिया जाएगा उसकी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 3 में ऐसा नहीं है, वो रैंडम क्वेश्चंस हैं, वो
आपके सामने क्वेश्चन नहीं आएंगे, जस्ट एग्जामिनर जिस तरह आपसे पूछेगा उसी तरह ही जवाब देने पड़ेंगे। ओके सर, थैंक यू। चले, मैं ना अपनी स्क्रीन को रीशेयर करता हूँ ऑडियो के साथ, ताकि हम वो वीडियो देखते हैं। So there's two possible strategies. Imagine that the examiner asks you a question and you know nothing about it, or you think you know nothing about it. So one is to be open and honest that you know nothing about it. Some people really like that strategy, and others that I work with, they like to just make up a story. And we'll talk about each of these and the strengths and weaknesses of each of these. So a lot of the questions, even though they're kind of designed for everybody, you might get a question that's just not applicable to you whatsoever. I work with a lot of students from the Middle East, and some of the questions just simply do not apply to them. For example, I had one student who I was working with, and one of the questions was, it was a part 2 question, and it was on tell me about a music concert. And she just explained, I'm from Saudi Arabia. I've lived in Saudi Arabia my whole life. Because of my religion, I don't go to music concerts. And then she went on to explain what it was about her religion that she couldn't go to music concerts. And then she said, if I could go to a music concert, I would like to go to this one and that one. And she spoke for 2 minutes about the fact that she couldn't go to a music concert because of her cultural background and her religion. So even though she couldn't technically answer the question and couldn't technically talk about that, it was absolutely fine. And no examiner, if you are open and honest and just tell them and give them the reason why you know nothing about that, then that will be fine. Remember, you're not being judged on one answer. You're being judged on the whole thing. And it's impossible for every question to be like, I know nothing about that. So just be open and honest about it. But there's two ways that you can do that. One very effective way and one that's not effective. Some people are open and honest and just say, I know nothing about that topic. Right? That's not so good. All right. If you just say, I don't know, or I don't know anything about that topic, again, you're not really demonstrating any grammar or any vocabulary or fluency or pronunciation, because you're not giving the examiner enough to go on. But if you say, I don't know anything about that topic, and then elaborate on that in the same way that my student did that when she knew nothing about music concerts, and explained why and really developed her answer doing that, and that was absolutely fine. Other students are more comfortable just making up a story. Some people are natural storytellers, and some people like doing that. They like inventing a story, and it's not lying. The IELTS speaking test is not a lie detector test. You're not talking to the police. It's not an honesty test. You can make up a story. Remember, what you are doing is you are demonstrating that you can speak English. Fluency, pronunciation, grammar, and vocabulary. Whether that's the truth or not, it doesn't really matter. The examiner is not going to wait there, I'm going to check whether what you said is true or not. They don't care. However, this one, making up a story, some people are not comfortable with this at all. They are just not used to telling a story. They're not used to inventing things, and they're not comfortable with that. Other people who I work with are very, very comfortable with that. In fact, even if they do have a real story, they actually prefer to make up a novel story, a false story. So those are the two strategies. Those are very easy to use. Either be open and honest, but develop your reasoning and explain why you can't answer that, or just make up a story. The example I had here was, I was working with a Vietnamese student, and the question was about a gap year. And in Vietnam, it's just not very common to go on a gap year. The year between ending high school and going to university. Here in Ireland and the UK, it's very, very common for people to take a gap year, but in Vietnam, they don't do it that much. Some people do, but very rare. So the Vietnamese student, he was a natural storyteller, and he just made up
a whole story about him going to Europe and traveling, and he talked about going to London because he liked Harry Potter, and he went to Ireland because he likes the Game of Thrones where it's filmed, and all of these things. Just made it up and was very fluent and demonstrated that he could talk about it. And what I would recommend doing is try and find some questions, or you could do this with a partner. Try and find some questions on topics that you're not very comfortable using or not very comfortable talking about. Try being open and honest and just saying, I don't know anything about that, and developing it, or try making up a story and see which one you feel most comfortable with. It's always best to tell the truth. Just use this as a last resort. But as I already mentioned, it's for these reasons, it's actually very unlikely to happen. So don't worry too much about it. Hey, Chris here again. Hopefully you enjoyed that video. अच्छा guys, so हमने उसको वो वीडियो देखी होगी आप सबने भी। तो उसमें उसने यही दो स्ट्रेटजीज की बात की है कि एक तो या तो हम कोई स्टोरी क्रिएट कर लें अगर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है, या फिर पार्ट टू में ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है जिसपे हमने कभी बात नहीं की हो या फिर कभी हमारा उसके साथ लिंक ना हो कुछ, तो उस चीज को किस तरह टैकल करते हैं। तो वो दो ही चीजें उसने बताई है, या तो बी ऑनेस्ट और दूसरी उसने स्ट्रेटजी बताई है मेकअप स्टोरी। तो ये हमेशा सब लोग ही बल्कि इसको अपने साथ ना कंपेयर करते हैं कि अगर हम किसी तरीके से अपनी डेली लाइफ के साथ क्वेश्चन के आंसर को रिलेट कर देना तो हम ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसमें स्टोरी क्रिएट करने में टाइम टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता। तो ऑटोमेटिकली हमारी स्टोरी क्रिएट हुई होती है, बस उसको हमने ज़ुबान पर लेकर आना होता है और बोलना होता है। तो ये एक कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज थी जो उसने बताई। अब हम एक लाइव टेस्ट देख लेते हैं कि अगर एक्चुअल टेस्ट होता किस तरह। तो उसमें ये मैंने खोला हुआ है किस तरह, इसी को ही ओपन करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। Painting. We're going to start off by talking about art and photography. Do you like art? That's interesting. Depends on what. I like cinema, for instance, movies, music, but I don't know too much about paintings or modern art. I'm not too familiar with, so it depends on what kind of art. Do you like to take photographs? Yes, I wouldn't say the photographs are good, but I do enjoy taking pictures, yeah, Do you prefer to take photos of yourself or other things? of other things. It's kind of hard to take pictures of yourself unless it's a selfie, and that's limited. So pictures of other things mostly. Now let's talk about animals. Do you like animals? I love animals. Land animals, friendly, so to speak, animals, not insects and not anything from the ocean. What is your favorite animal? Probably a dog. Dogs, for obvious reasons, you can keep them as pets. In terms of like non-domesticated animals, probably jaguars. Do you have any animals in your home as pets? Yes, I have two dogs. They're both from the shelter, the animal shelter. They're rescues. Yeah, I've always had pets. Our family really likes keeping animals around. Now let's talk about bags. What type of bags do you like? I prefer purses that are a little bit on the larger side, just because I like to put everything of my life in my purse. So it ends up weighing maybe 20 kilos. Yeah, larger bags, probably structured, larger bags.
How often do you carry a bag when you go out? Every day. I think that's the case for most women. I think they carry a bag even if you go down to the grocery or the supermarket, you take your bag with you usually, right? What sort of bags do women like to buy? It depends. It depends on your outfit. It depends on where you're going. For the day, if you're going to the office, you probably want something bigger that can fit your laptop, your phone, paperwork, everything that you might need during the day. If it's nighttime, you'd want something smaller, like a clutch, something more sleek, elegant. So it depends. If you're traveling, you'd want a much bigger bag that's able to fit not just you, but all of your family's stuff as well. So everything. Women like all kinds of bags. That's why we have so many of them. Now let's talk about birthdays. What did you usually do on your birthday when you were a child? So when I was a kid, when I was a child, in school, we had a uniform. Everybody wore a uniform to school. So when it was your birthday, it was the one day of the year that you were allowed to wear whatever you wanted. So it was a big deal. I mean, at least I would pick out my outfit like 2 months in advance. It would be like a little dress, like a princessy frock, matching shoes, matching accessories for your hair. And then you would take some kind of chocolate or candy to school. And then you could take like a period off and go and give the candy out to other teachers and other kids in the school. And we looked forward to it every year. It was the highlight to not have to wear the uniform, to wear whatever you wanted, and to basically be able to skip class and go out and hand out chocolates because it's your birthday. How do you normally celebrate your birthday now? Let's talk about music. How often do you listen to music? I think I listen to music mostly when I'm driving. I think it puts me in such a good mood when I'm like out there on a drive and I play my favorite music. I'm usually into Afro music a lot, hip hop and Afro and R&B. So I prefer listening to music when I'm driving or sometimes when I'm working out, I'm at the gym, something like that. Is music an important subject in schools in your country? In schools in my country, it is because, I'm from India, so in India, music and dance and expressing our emotions is usually through music and dancing. So in every school, they teach classical music or they have a subject where there is something about music usually. So I think it is important. Do you ever go to live concerts? Oh, I've been to 3 concerts, and 3 of them are my favorite artists. And it was actually on my wish list, and I made it happen. And it was one of the best experiences. And in live concerts, it's a lot different than you would imagine. Just have to keep your energy straight, and it's like you can't believe it's happening. Now let's talk about magazines and newspapers. Mhm. Do you prefer to read magazines or newspapers? Definitely magazines, mostly on the topics of fashion or interior design. This is what I really like because I like to see creative sides from all over the world. I like to see what people are talking about, what's new, what's trending. And I like to learn, like, I like to have knowledge of things of like, what is this called? What is that called? Because usually when you see pictures, you don't usually know what it's called. So when you read a magazine or where you get the knowledge, that's where you get to know, oh, this fabric is called this, or this decoration is called that. So I think it's very good on information. Do you think you can learn as much from a magazine as a book? Definitely not, because magazine is like a shorter version of what's in a book. So I definitely prefer books over magazines. Do you think that you will continue to read paper-based magazines in the future? I think I'm very old-fashioned like that. I need to have a physical book in my hand, and that's how I think it produces serotonin in my brain. Otherwise, no. Digital is very different. I like physically reading a magazine or a book.
Now let's talk about outdoor activities. Do you like being outdoors? I love being outdoors. I usually spend my time planning an activity or just being out with my friends. Even if I'm not doing anything, I must stay outdoors. I'm not a very like home-based person, like I can't stay home much. I have to keep moving all the time. Which outdoor sports do you enjoy doing? I like going out with my friends and playing football or some kind of activity like swimming, going to the beach. This is something I really, really enjoy. Which अच्छा गाइस, आपने सुना तो होगा ये सारे पार्ट्स, जिस तरह पार्ट वन के आंसर्स बैड नाइन के आंसर किस तरह से रिलेटेड होते हैं। एक चीज मैंने जो नोटिस की है वो ये है कि अच्छा, एक चीज वैसे आप सबको पता भी होगी कि हमने यूजुअली जिस तरह अगर हमसे कोई पूछता है डू यू लाइक आर्ट, तो हमने सिंपली छोटा सा आंसर नहीं देना होता, हमने उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना होता है अप टिल अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स एटलीस्ट। तो लेकिन ये जो क्वेश्चंस हम जितने भी हमने ये इंटरव्यूज अभी देखे हैं उसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि कोई कोई क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने बहुत शॉर्ट दिए हैं और कोई कोई क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने इवन के 1 मिनट से भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिए हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल वे है आंसर देने का। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर एग्जामिनर आपसे 5-6 क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आप 5 और 6 सारे ही क्वेश्चंस का आंसर 1 मिनट से ऊपर जा रहे हो। उससे होगा क्या कि बहुत रेयर है कि अगर आपको उन सब क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज है। अदरवाइज इससे होता क्या है कि आपके पास एक लिमिटेड आइडियाज होते हैं, आप उसको तो स्पीक कर लेते हो, लेकिन उसके बाद आपको जब फील होता है कि नहीं ये मैंने आंसर छोटा दे दिया, अब इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है, उसके बाद आप एट दिस इज दैट पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स। तो उस वहां पे आपको स्टॉप करना, तो ये चीज अपने आपको अंडरस्टैंड खुद ही करनी पड़ेगी कि आप कितना लंबा आंसर कौन से टॉपिक पे दे सकते हो। किसी के बारे में आपको अच्छा आइडिया, हाँ बिल्कुल उसमें 1 मिनट तक जाएं आप अगर जा सकते हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं कि एग्जामिनर आपको खुद स्टॉप कर रहे हैं, आप 2-3 मिनट बोलने लग पड़े हैं। इसमें कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है इस चीज का, लेकिन इससे आपका अपना मोरल डाउन हो सकता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है कि अगर आपको एग्जामिनर ने रोक लिया है तो इंटरनल फीलिंग कुछ ऐसी आ सकती है कि यार ये कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़ गया हो, तो वो फिर माइंड पे जब एक चीज बैठ जाती है तो पूरा टेस्ट रूइन कर देगी आपका। तो ये चीजें मैंने नोटिस की हैं इस इंटरव्यू में, कि जैसे ही आप जितना आपको आंसर आता है उतना आंसर दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोलॉन्ग जबरदस्ती फोर्सफुली प्रोलॉन्ग नहीं करना आंसर्स को। अच्छा, अब किसी का इस यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि पार्ट जो स्पीकिंग है इसमें एज सच कोई फॉर्मेट या फिर और कोई ऐसी चीज नहीं होती। इसमें जो इवन के टिप्स और ट्रिक्स भी हैं वो भी सिंपल आपकी प्रैक्टिस से ही आते हैं आपको। और एक ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो स्ट्रेटेजी हमने एक वीडियो देखी है जिसमें बी ऑनेस्ट और ओपन अपने आप को रखना होता है, तो वो ही एक टिप एंड ट्रिक हमने देखी है और वही होनी चाहिए वैसे यूजली। तो आप में से किसी का भी क्वेश्चन है तो वो बताए। और अब उसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि हम एक ब्रेकआउट रूम बनाते हैं और उसमें प्रैक्टिस करते हैं। वो ब्रेकआउट रूम ऐसे तो दो दो बंदों का होगा और सब अपना अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे को देंगे। उससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, और जो जो ब्रेकआउट रूम में नहीं जाना चाहता तो वो भी बता दे, क्योंकि ब्रेकआउट रूम में होता है कि जैसे ही मैं ऑटोमेटिकली ब्रेकआउट रूम में साइन करूंगा ना, तो जो नहीं जाएगा ब्रेकआउट रूम में तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो वहां पे अकेला ब्रेकआउट रूम में बैठा होगा वो फिर मैनेज करना मुश्किल होता है। और स्पीकिंग मॉड्यूल का प्रैक्टिस करने का तरीका ही सबसे बेहतर यही है कि ब्रेकआउट रूम में ही प्रैक्टिस की जाए। ठीक है सर, सुहेब आमिर जाना चाहते हैं, और जो जाना चाहता है वो अपना हैंड रेस कर ले। ठीक है, हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी तक जो ब्रेकआउट रूम के लिए विलिंग है।
अच्छा, और कोई ब्रेकआउट रूम में नहीं जाना चाह रहा? क्योंकि हमारे 9 पार्टिसिपेंट्स हैं इस मीटिंग में और सिर्फ 2 हैं जिनका हैंड रेज है। बाकी क्यों नहीं जाना चाह रहे? कोई बता सकता है कुछ? सर सहेब आमिर, ठीक है, आप ऑफिस में आप नहीं बोल सकते, ओके इट्स फाइन। और कोई? अच्छा, इसी तरह ही हेजिटेशन दूर होगी अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे ना स्पेसिफिकली, क्योंकि हम इस तरह भी कर सकते थे कि लाइव यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो लेकिन उसमें ये है कि अभी पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा है, 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मे बी जो वॉलंटियर करेगा उसको शायद थोड़ी और ज़्यादा हेजिटेशन हो। तो उस वहाँ तक पहुँचने से पहले प्रेफरेबल यही होता है कि ब्रेकआउट रूम में 1 या 2 बंदों के सामने आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, आपको प्रैक्टिस हो जाती है ज़रा, और हेजिटेशन भी नहीं आती जितने कम बंदे हों। तो स्टार्ट इसी तरह ही करना पड़ेगा। या आप में से कोई विलिंग है जो इधर लाइव अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे? Sir, I will try. ओके, सो मैम अरीबा बानो, Right. आप हाँ, आप अपना लाइव इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं हम, मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक जिस तरह क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे देखा था और वो हमने सुना भी था, डू यू आर यू गुड एट आर्ट, या डू यू लाइक आर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे भी था और वहां में भी हमने सुना है आर यू गुड एट आर्ट। तो इसका आंसर अगर आप देना चाहें। Yes, of course, sir. Actually, I really like arts because when I was child, I really love to draw things and paintings. Like my parents also bought me things like that. So I really love arts. It's like a childhood hobby, and really, uh, it's really like make me feel good whenever I'm sad or I don't want to do anything. So I'm just open my sketchbook or my painting. So I will draw something or paint something. I really like arts. Well done. This is actually a perfect answer, to be honest. And of course, everyone has a little bit grammatical mistakes and sentence structure mistakes, so that can be overcome with a few times of practice. So, if for example, if I want to say the answer of this question, are you good at art? So, how would I say? Let me try also. So, I wouldn't say that I'm good at traditional forms of art like painting and sketching, but I have a deep appreciation for art within my field. Being a mechanical design engineer, I create body kits of cars, and it's not about uh, properly design a functional part. It's also about blending aesthetics with the functionality, as it is the main focus of every engineer's must do. So this is how actually I answer, because क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट आर्ट्स से ये मेरे लिए ऑफ टॉपिक है। आर्ट्स ना ही मैंने कभी आर्ट्स कभी पढ़ी है और ना ही मुझे पसंद है और ना ही मैंने कभी, तो मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की है, मैंने स्टोरी को मेकअप नहीं किया। मैंने बताया Naturally. कि मुझे आर्ट्स, हाँ, मैंने नेचुरली बताया कि मुझे आर्ट्स ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ जो आर्ट है लाइक पेंटिंग स्केचिंग मुझे वो नहीं पसंद, लेकिन मुझे अपनी फील्ड के अंदर जो आर्टिस्टिक वर्क है मुझे वो पसंद है। और फिर मैंने थोड़ा सा अपनी फील्ड को एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल वे है आर्ट्स का इसको डिस्क्राइब करने का। तो But, sir, बाकी I wish आपने भी, like हाँ, आपने भी बिल्कुल सही किया। आप ये तो टू बी ऑनेस्ट ये तो एग्जामिनर बेहतर हो, मेरा तो अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं आया एग्जामिनर, लेकिन ये एग्जामिनर ज़्यादा बेहतर जज कर सकता है आपको। बट ये एक चीज़ जो सिर्फ आप ही को ही पता है कि आपने स्टोरी बनाई है या फिर आप नेचुरल रही हैं। तो ये मैटर नहीं करता, जिस तरह के हमने उसमें वीडियोस में भी देखा था कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप टेक्निकली कितना करेक्ट आंसर दे रहे हो। व्हाट
ऑल मैटर्स इज कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आपकी वोकेबलरी कैसी है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, और आप अपने आइडियाज को किस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो। टास्क और कंप्लीशन सर एक बहुत ही में जी 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 जो बीच पूछें। में ब्रेक डाउन होता है, मतलब जैसे हम बीच में बोलते बोलते अटक गए, ये किस तरह से ठीक करें? ये नॉर्मल है, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे इसकी शायद वीडियो थी, ये कितना अटक रही थी बीच में, लेकिन अटकने से मुराद आप उसको कह सकते हो कि इसने पॉज काफी लिए हैं, पॉजेस लिए हैं इसने, लेकिन उसने ऐसा इस तरह रिपीटिशन नहीं की किसी भी लाइन की। जिस तरह आप एक लाइन आपने बोल दिया, आपने पॉज लिया और आपने वही लाइन दोबारा रिपीट नहीं की, उससे वो इम्पैक्ट डाल सकता है, एक बैड इफेक्ट, क्योंकि वो पता चलता है कि हाँ भाई आपके पास आइडियाज खत्म हो गए, या फिर आपको वर्डिंग नहीं आ रही, आपकी वोकेबलरी जनरेट नहीं हो रही आपके माइंड में। इस ये चीज फिर तब अंडरस्टैंड की जा सकती है। लेकिन अगर आप पॉज ले रहे हैं तो दैट इज टोटली ओके। बल्कि मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स का सुन रहा था जो कि इंग्लिश प्रोफेसर है, वो बल्कि कहते हैं कि if you learn to take pauses in your speaking, only then you will become a fluent। तो pauses एक बहुत ही मेन चीज है। आप कंटिन्यूसली स्पीक नहीं कर सकते किसी भी चीज में। इवन कि अब मैं भी जिस तरह आपको उर्दू में पढ़ा रहा हूँ, तो बीच में कभी कभार मुझे भी पॉज लेना पड़ा है। हाउ आई एम अ नेटिव, मैं नेटिव स्पीकर हूँ उर्दू, लेकिन मुझे भी बीच में पॉज लेना पड़ रहा है। शायद वो दो सेंटेंसेस के दरमियान पॉज लेना पड़ता है समटाइम्स, समटाइम्स अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए पॉज लेना पड़ता है। तो पॉज लेना एक नेचुरल है और लेना भी चाहिए पॉज। और जब आप बोलना शुरू करो तो अगर आपके माइंड में ऑलरेडी सेंटेंस जनरेट हो चुका है, हम यूजुअली क्या करते हैं कि हमें, जिस तरह मेरे माइंड में सेंटेंस सबसे पहला जनरेट ये हो गया था जब मैंने आंसर दिया कि आई वुडंट से दैट आई एम गुड एट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ आर्ट। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मैंने उसको इतनी जल्दी नहीं बोला, क्योंकि हम यूजुअली होता है क्या कि हम उस अपने आप को बहुत जल्दी बोल देते हैं उसमें, फौरन ही कि यस। सेंटेंस जनरेट हो गया और हमने फौरन इस तरह स्पीक इतना फ्लुएंटली फ्लुएंसी में उसको बोल दिया। लेकिन फिर क्या होता है, जब आगे जब हम रिमेनिंग आंसर हम देना शुरू करते हैं तो उसमें हमारे पास दोबारा हम स्लो हो जाते हैं, इतने फ्लुएंट नहीं रहते, तो वो भी इफेक्ट करता है। तो अपना रिदम सेम रखना है, चाहे आपके जेहन में माइंड आइडिया तो ऑलरेडी जनरेट हो गए हुए हैं या चाहे नहीं हुए। रिदम अपना एक स्टडी रिदम रख रहे हैं, जिससे आपके पॉजेस थोड़े थोड़े जरूर आएंगे और आपका माइंड भी इजीली आइडियाज जनरेट करता रहेगा साथ साथ। तो ये एक टेक्निक है कि स्लो बोलें, लेकिन कंसिस्टेंसी एक रिदम के साथ, एक स्टडीनेस के साथ बोलें। हमने ना 2-3 टेस्ट भी दिए इसके, तो हमारे 6.5 to 7 बैंड आ रहे थे। स्पीकिंग के आपने दिए? जी। अच्छा, आपने पहले टेस्ट दिया हुआ है? जी, उसी वेबसाइट पे दिया था जो आपने बताई है ना। अच्छा, वो इग्नोवेट पे? जी। अच्छा, मैंने वो ऐसे नोटिस नहीं किया कि वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं स्पीकिंग का। मैं है तो वहाँ जस्ट उस पे लिसनिंग और रीडिंग को ही बस मैं करता हूँ उधर से प्रैक्टिस। बाकी ये वहाँ पे अच्छी चीज़ है अगर हाँ। अच्छा, बाकी तो ये अच्छी चीज़ है कि खैर उसमें भी हम कर सकते हैं प्रैक्टिस। वैसे और भी काफ़ी वेज है। मैं अगर आपको अपना बताऊँ तो मैं किस तरह प्रैक्टिस करता होता हूँ यूजुअली। ये मैंने रिसेंटली डेवलप किया है, मुझे पता चला इस चीज़ का। मैं स्क्रीन शेयर करके ही आपको शो करवाता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता होता हूँ कि चैट जीपीटी खोलता हूँ और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है ये यूज वॉइस मोड। तो वॉइस मोड जब आप ओपन करते हो तो ये आपका एक इस तरह ही हो जाता है, फ्रंट पार्टनर बन जाता है और इसके साथ आप क्वेश्चन आंसर्स इसके साथ बात कर सकते हो, जिस तरह भी कर सकते हो। तो मैं इसको उसी वक्त कहता हूँ कि I am going to practice speaking module for my IELTS academic test. So be my instructor and guide me wherever I'm lagging। इस तरह करके एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखता नहीं हूँ मैं, लेकिन उसको स्पीकिंग के थ्रू बताता हूँ और वो फिर उसी तरह ही मेरा टेस्ट लेना स्टार्ट करता है। उसको फिर मैं बताता हूँ कुछ टॉपिक्स के स्टार्ट विद पार्ट 1। सो फिर मुझसे मेरे से फेमिलियर क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है, मैं उसका आंसर देता हूँ। तो फिर वो मुझे गाइड करता है कि आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत था, यहाँ पे वोकेबलरी ये हो सकती है। अब
इस चीज को ये तो प्रॉम्प्ट देने पे है, क्योंकि चैट जीपीटी यूजुअली बहुत हाई लेवल की इंग्लिश भी यूज कर सकता है, लेकिन आपने उसको प्रॉपरली बताना है कि मुझे ह्यूमन लेवल की इंग्लिश पे ही फोकस करना है, और जस्ट लेट मी नो माय ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ओनली, इस तरह करके उसको प्रॉम्प्ट से बताएंगे तो वो आपको इजीली गाइड कर देगा। और ये बड़ा अच्छा वे है कि आप एक्सक्यूज मी अगर सर। आपको, जी जी, सर अगर किसी की इंग्लिश स्पीकिंग मतलब उस लेवल की ना हो, इतनी अच्छी ना हो, तो फिर भी वो अगर कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करे तो वो मतलब कर सकते हैं। फॉर श्योर स्पीकिंग किसी की भी नहीं होती शुरू में। सबने जो भी जहाँ तक पहुंचे हैं, जिस भी लेवल से पहुंचे हैं, सबने समहाउ प्रैक्टिस की है खुद ही, या फोर्सफुली प्रैक्टिस हुई है किसी की ऑटोमेटिकली। अब मेरी, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरी ना इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है इंग्लिश, लेकिन मेरी फोर्सफुली प्रैक्टिस हुई हुई है। मैंने 3 साल दुबई में काम किया हुआ था, जॉब जॉब की हुई है, था मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर वहाँ। और मेरा जो वर्क इन्वायरमेंट था वो बड़ा टॉक्सिक भी था, और वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है ऑफ कोर्स, क्योंकि सारे फॉरेनर्स थे। तो जी। अब वो ऐसे ही था कि मैं जिस तरह फर्स्ट डे मेरा था वहाँ पे, और मुझे फ्रंट डैशबोर्ड मीटिंग में मेरे बॉस ने मुझे खड़ा कर दिया कि ये सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों रुके हैं। अब वो तो एक अलग चीज थी कि मुझे नहीं पता था वो प्रोजेक्ट्स, पहली बात मुझे नॉलेज नहीं था, वो तो एक अलग टेंशन थी मेरे लिए, लेकिन मुझे मेन चीज ये भी नजर आ रही थी कि मैं समझाऊंगा किस तरह इन लोगों को। और वो लोग थे अरबी। अरबी अरबी को वैसे अरबियों के बारे में मशहूर है कि वो सुनते नहीं है इतने, वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, इतने सुनते नहीं है, और ना ही पढ़े लिखे होते हैं कोई नहीं होते। यूजुअली जो मैनेजर्स होते हैं वो इतनी वो बिस्ती करते हैं, तो मैंने इस तरह के एनवायरनमेंट में ना मैंने सीखा है। और इस वजह से मेरी एज सच हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि मैंने चेयर बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने प्रेजेंटेशन दी हैं, फिर उसके बाद चेयरमैन सीईओ के साथ मैंने बात की हुई है। तो मेरी हेजिटेशन इस तरह फोर्सफुली दूर हुई हुई है। लेकिन इसको अगर, लेकिन ये आईकोड गुरु एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप किसी से भी अगर स्लैक चैनल पे आप मैसेज करें कि मुझे प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की, तो कोई ना कोई आपको वॉलंटियर आपके आपके साथ आ जाता है एज अ पार्टनर। उसके साथ आप जूम मीटिंग में आए, ब्रेकआउट रूम्स में जाएं, और प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस तो ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो एक नेचुरल वे है। और सर ठीक है। एक और क्वेश्चन भी है कि अगर स्पीकिंग वाले उसमें जो एग्जामिनर है वो हमसे जनरल क्वेश्चन ही पूछेगा या हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लाइक जो हमारे सब्जेक्ट है। नहीं नहीं, जनरल भी हो सकते हैं, जिस तरह मैं इसको दोबारा स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। ये देखिए ना, ये आर्ट तो एक आ गया। होम, ये होम एक जनरल है। वेयर इज योर होम, डू यू लिव इन अ हाउस और अ फ्लैट, फ्लैट मीन्स अपार्टमेंट, वेयर डू यू हु डू यू लिव विद। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं। बाइसिकल से रिलेटेड, डू यू हैव बाइक्स, हाउ ऑफन डू यू यूज इट, बर्थडे से रिलेटेड, ये सारे जनरल क्वेश्चंस हैं। ओके। आपका आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस वहां पे बनते हैं जब आपसे वर्क पूछेगा ना, तो ऑफ कोर्स अगर हम्म। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑफ कोर्स आप ये नहीं बताएंगे कि मैं अकाउंटेंट हूँ या चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्योंकि वो तो एक टोटली, हाउएवर बता सकती हैं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन आपके पास उसमें वर्डिंग ही नहीं होगी कुछ बताने के लिए, कोई स्टोरीज ही नहीं होंगी। और अगर आप उससे पूछता है व्हाट इज योर जॉब, तो आप उसको सिंपली ये भी कह सकती है, राइट नाउ आई एम नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम स्टडिंग बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वट। तो उसको आप स्टडी बेस पे लेके जा सकती हैं, तो वो बिल्कुल आपसे कन्वर्सेशन करता है। उस वो ऐसा नहीं है कि जिस तरह आपने फर्स्ट आंसर में उसको बता दिया है कि आप जॉब नहीं करती और आप अभी बैचलर्स कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नेक्स्ट में ये पूछेगा वेयर डू यू वर्क, क्योंकि इसका ये तो बंदा तब पूछता है कि जब पता हो मुझे कि हाँ आप जॉब करती हैं, तो अब मैं पूछूं आपका जो किधर है ऑफिस। तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो बिल्कुल एक लाइव कन्वर्सेशन और नेचुरल कन्वर्सेशन होती है, तो वो शायद मूव कर जाएगा, ओके देन व्हाट डू यू स्टडी, इस तरह पूछ लेगा फॉर नेक्स्ट में। तो बिल्कुल नेचुरल कन्वर्सेशन है उसमें, कोई इस तरह, और ये पूरे 14-15 मिनट टोटली नेचुरल ही रहती है कन्वर्सेशन, कोई ऐसा जिस तरह नहीं इसमें घबराने वाली बात ही नहीं है। और सर इसमें कोई एक्सेंट का प्रॉब्लम नहीं है, लाइक नेचुरल हमारा जो एक्सेंट है वो हाँ भी नहीं, तो नहीं। एक्सेंट का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि हमें 4 चीज़ों पे वो किया जाता है, जज किया जाता है, जो कि हैं ये यहाँ पे लिखी हुई थी।
प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये है कि जिस तरह मैं अगर कोई वर्ड बोल रहा हूँ ना, कंटिन्यू, जिस तरह कंटिन्यू एक वर्ड है, वो समटाइम्स कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कंटिन्यू जिनकी समझ नहीं आती। तो मेक श्योर कि आपके जो मुंह से वर्ड निकल रहा है वो क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड हो, जस्ट दैट्स इट, एक्सेंट डजंट मैटर। फिर लेक्सिकल रिसोर्सेज वोकेबलरी को कहते हैं, वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इतनी भी अच्छी मतलब हमारी इतनी हाई लेवल तो हो नहीं सकती इतने कम टाइम पीरियड में, लेकिन हाँ, अगर अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करना शुरू करते हैं और उन टॉपिक्स से रिलेटेड वोकेबलरी को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ये तो स्पीकिंग से ही आएगी, जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतनी आपकी ये सही हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि बस बोलते जाना है और अपनी गलतियों को जज नहीं करना, खुद से जज भी करना है अपनी गलतियों को। तो वो मैंने आपको अभी तरीका बताया, जिसमें चैट जीपीटी को एज अ पार्टनर, एज अ एग्जामिनर ठहरा दें और उसके साथ बात करना शुरू करें, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी गलतियाँ जज करेगा और आपको एक्यूरेट सेंटेंस भी बता देगा। और दूसरा भी ये है कि अपने आप को रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस नोट्स खुद सुने, उसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि समटाइम्स होता है ऐसे है, ये मैंने भी नोटिस किया है कि मैं जिस तरह इंग्लिश बोलता हूँ ना, मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्टक किया बीच में और मैं बिल्कुल फ्लुएंट नहीं था। और क्योंकि मेरा अंदर से जो माइंड है वो तो कंफ्यूज ही है ना एट द एंड, लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ वो अलग बात है। तो जब आप अपनी वॉइस नोट खुद सुनेंगे ना, तो वो आपको आइडिया होगा कि नहीं यार, दूसरे को सुनने वाले को ये बिल्कुल ठीक लग रहा था, ये तो मेरा अंदर इनर सेल्फ थी जो कंफ्यूज है, जिसकी वजह से मुझे फील आ रही थी कि नहीं, मैं सही नहीं बोल रहा या फिर मैं स्टक हो रहा हूँ। तो जिस तरह भी मैम अरीबा के साथ हुआ है कि जिस तरह वो इस तरह सोचती हैं कि वो स्टक हुए हैं, लेकिन ऐसा जिस तरह मैंने उनको सुना है तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो स्टक हुई हैं। तो ये अगर आप अपने आप को खुद रिकॉर्ड करके सुनेंगी तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है वैसे ही। और फ्लुएंसी, कोहेरेंस, ये भी प्रैक्टिस से, ये दो चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी टोटली। तो ये 4 क्राइटेरियाज़ हैं, इन पे ही फ़ोकस करना है। और एक्सेंट को बस आप अपने सर थैंक मुताबिक यू। इतना के रखें, बस जितना के दूसरे अंडरस्टैंड कर सकें, और इसमें कोई एज़ सच रॉकेट साइंस नहीं। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का, या कोई कुछ कहना चाहे? और मेक श्योर करें कल से हमारे पास एज़ सच कुछ है नहीं इस स्पीकिंग मॉड्यूल में सिवाय प्रैक्टिस करने के। तो प्रैक्टिस एक दो ही तरीके हैं, या तो हम लाइव प्रैक्टिस करें या तो हम उसमें ब्रेकआउट रूम में प्रैक्टिस करें। तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि ब्रेकआउट रूम में हम प्रैक्टिस करेंगे और आप सब लाजमी पार्टिसिपेट करें, ताकि आप लोगों का भी इसमें ना हेजिटेशन दूर हो, और आपको बेशक जिस तरह की मर्जी इंग्लिश आती है बोलने, एटलीस्ट बोलने से ही आएगी। तो कल से ना ब्रेकआउट रूम पे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, तो बी प्रिपेयर। ओके। बट सर एंड ऐसा हुआ कि ब्रेक में कोई ओके आया सर। नहीं तो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अगर कौन बोल रहा है, बहुत स्लो आवाज़ आ रही है। सर सर अगर हम ऐसा फिर हुआ कल से स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, कल से स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल। ओके जिस सर। तरह फॉर एग्जांपल मैं जी जी मैम अरीबा, आप भी पूछ रहे हैं, बताइए। सर ब्रेकआउट रूम में अगर कोई आया नहीं, वो जैसे पहले वही मैं, हुआ था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो मैं मैन्युअली क्रिएट करूंगा नेक्स्ट कल से ब्रेकआउट रूम, ताकि जो आना चाहे मैं सिर्फ उसी को ही ब्रेकआउट रूम में डालूं, ताकि जिन जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं एटलीस्ट वो तो सही प्रैक्टिस कर सकें। और जो ब्रेकआउट रूम में नहीं जाएगा वो टू बी ऑनेस्ट यहाँ सामने स्क्रीन में तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा, जो भी प्रैक्टिस टेस्ट हो रहा होगा वो ब्रेकआउट रूम्स में ही हो रहा होगा। तो मैं इंकरेज यही करूंगा सबको कि सब ब्रेकआउट रूम में लाजमी जाए। और जिस तरह अब फॉर एग्जांपल कल अगर आप कुछ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें, और अपने बारे में आप कुछ प्रिपेयर करें, मीन्स के कोई भी क्वेश्चन जो आपसे अगर आपके बारे में पूछता है ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसके उसमें आप 3-4 मिनट उसमें बोलें, प्रैक्टिस करें। और कुछ वोकेबलरी मिस्टेक, कुछ ऐसी वोकेबलरी को याद कर लें जो आपके लिए यूजफुल होगी। तो वो आप कल लाजमी उसको यूज करें, उस वोकेबलरी को, और ब्रेकआउट रूम में अपना इंट्रोडक्शन दें 3 से 4 मिनट का पूरा। उस पर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बैचलर्स जब आपने स्टार्ट किया था, और अपना वर्क आज आज के दिन तक
कि अगर आप अगर आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर अभी स्टिल स्टडी में हैं, तो आप थोड़ा स्टडी वाले टेन्योर को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। कुछ बीच में रियल लाइफ जो मोमेंट्स हुए हैं आपके साथ, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट्स होते हैं, और कुछ मेमोरीज होती हैं स्टूडेंट लाइफ की, वो शेयर कर सकते हैं बीच में। तो ये आप प्रिपेयर जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एटलीस्ट अपने बारे में इंसान को बताना आना चाहिए। नेचुरल अच्छा, क्वेश्चन है, ये हाँ, डेली लाइफ। नेचुरल, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल क्वेश्चन, डेली लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके अपने से रिलेटेड। अब जिस तरह टेल मी अबाउट योर सेल्फ में 3-4 क्वेश्चंस कवर होते हैं। जिस तरह व्हाट डू यू वर्क, अगर कोई काम करता है तो वो भी टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ही बता सकता है। व्हाट डू यू स्टडी, अगर कोई स्टडी करता है तो वो भी बता सकता है। और अगर कोई स्टडी कर चुका है और अब वर्क अभी रिसेंट स्टार्ट किया, तो इसको कंबाइन करके भी बता सकता है। फिर वो कहाँ रहता है वो भी बता सकता है। और फिर उसकी अगर कोई हॉबीज हैं, ये लाइक कुछ वो क्रिकेट खेलता है, या फिर कोई जिम करता है, फिटनेस का शौक है, वो भी उसमें बता सकता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ में। तो इसमें काफी टॉपिक्स कवर होते हैं। सो जस्ट मेक श्योर के थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और आइडियाज को ऑर्गेनाइज करें, ताकि कल आप जब ब्रेकआउट रूम में बोलें तो आपको खुद आइडिया होगा कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं। ये जस्ट हमारी अंदर की हेसिटेशन ही है जो बस बोलने नहीं देती। अच्छा, ये चैट पे क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रेकआउट रूम। सर, ब्रेकआउट रूम में ऐसा होगा कि जिस तरह हम यहाँ पे 7 पार्टिसिपेंट्स है ना, मैं ब्रेकआउट रूम जब बनाऊंगा वो इसी में ही सब मीटिंग्स बना देगा। सब मीटिंग्स के अंदर कोई दो दो मैक्सिमम दो दो पार्टिसिपेंट्स होंगे, दो या तीन पार्टिसिपेंट्स होंगे, डिपेंड करता है कौन कौन आना चाहता है उस रूम में। और वो उसको ब्रेकआउट रूम कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी होती है जूम में कि क्रिएट अ ब्रेकआउट रूम वाली। तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें बाकी पार्टिसिपेंट्स आपको ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो आप एक सेपरेट, आपके यहाँ सब रूम है, वहां पे आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, देन हम मीटिंग एंड करते हैं।